नीट की परीक्षा हो, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, घर वालों से लड़के अपने ससुराल वालों से बातचीत करके लड़कियां महिलाएं एग्जामिनेशन देने आती हैं। लेकिन जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, आप यह बात नहीं देख पाएंगे कि ओबीसी महिलाएं कितनी है, एससी महिलाएं कितनी है, दलित महिलाएं कितनी है। महिला आरक्षण यदि आप पाएंगे तो हम उसको आधे अधूरे रूप में देख रहे हैं। आप इसको मुकम्मल करने के लिए कोटा विदिन कोटा जरूर करें। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम किया उसको वीपी सिंह समझ रहे कि दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, एक हाशिए तबके के लोगों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम किया, धरती धन बट के रहेगा, अपना अपना छोड़, धन तो छोड़ा ही, धरती तो छोड़ा ही, उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी उन्होंने आरक्षण देने के एवज में उनको कहा जाता है कि छोड़ना पड़ा। जब हम लोग बीबीसी जयंती के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो हमें लगता है कि उनकी जो 93वीं जयंती मना रहे हैं तो हम क्यों मना रहे हैं? कौन सी कैसी बात है कि उनकी जयंती यहाँ पर मना रहे हैं? मुझे अब्राहम लिंकन का एक पंक्ति आ रही है जो कि उन्होंने लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए दिया था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता की चुनी हुई सरकार के लिए। और जब हम जनता लोकतंत्र की बात करते हैं, मुझे ध्यान आता है, मुझे आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग अभी, हमारा नया संसद सत्र शुरू हुआ है। कल हमारे सांसदों ने शपथ ग्रहण लिया है और हमारे प्रधानमंत्री का ये 11वां साल शुरू हो रहा है जब वो प्रधानमंत्री के रूप में हम सबके बीच में काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री, ऐसा कहा जाता है कि ओबीसी 11 साल एक प्रधानमंत्री रहते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं उसको आप सोचिए। और हमारे बीच में एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि जाति से राजपूत थे। 11 महीने में उन्होंने जिस तरीके से हमारे लिए काम किया, जो काम हमारे लिए किया, वो हम सबके लिए नजीर बन गया है। और उसी की बदौलत हमें आरक्षण मिलता है और हम आरक्षण की बात कर पाते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियों की बात हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान की बात हो, तमाम जगहों पे हम उस आरक्षण का लाभ लेकर के यहाँ तक पहुँच पाते हैं। जब लोकतंत्र की बात होती है तो मैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री और तमाम लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि आप ओबीसी के द्वारा चुनकर के आए हैं, ओबीसी के नेता हैं, ओबीसी जाति से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, लेकिन आप देखिए कि यह देश जो है युवाओं का देश है। अभी सबसे ज्यादा हमारे देश में युवा है और आप देखिए कि शिक्षा की क्या हालत है। आपने अभी सुना होगा कि पिछले दिनों जो नीट की परीक्षा हुई थी उसमें बहुत बड़े स्तर पे धांधली पकड़ी गई और उसके बाद अभी 18 तारीख को नेट की परीक्षा हुई और नेट की परीक्षा को भी कैंसिल कर दिया गया। यह कैंसिलेशन क्यों हुआ, इसके पीछे हम यदि देखें तो हमें लगता है जो एनटीए जिस एग्जाम को करवा रही है, पहले यूजीसी उस एग्जाम को करवाती थी, अब उस एग्जाम को एनटीए करवा रही है। यह पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से काम करती है, यह उसको दर्शाता है। ये कुछ धांधलियां हैं जो हम लोग के सामने आ गई है, हम उसको देख पा रहे हैं, हम उसको समझ पा रहे हैं कि क्या धांधली हुई, किस तरीके से हुई और उसमें क्या किया जाना चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री से, शिक्षा मंत्रालय से यह आग्रह करती हूँ, यह मांग करती हूँ कि परीक्षाएं जिस तरीके से हो रही थी, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो। मुझे याद आता है कि हम लोग जब नेट की परीक्षा देते थे तो कभी ऑफलाइन परीक्षाएं होती थी, उस परीक्षा को यूजीसी कंडक्ट करवाती थी और कभी कोई इस तरीके की दिक्कत, इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी हम लोगों के सामने नहीं आई। और आज एनटीए को यह परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी दी गई है और लगातार हम देख रहे हैं कि यह गड़बड़
पिछड़ी तबके से आता है, SC, ST, OBC समुदाय से आता है, वह जब एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देने जाता है उसके खर्च को आप जोड़िए और उस खर्च को आप देखेंगे, उस खर्च लड़के के खर्च हो या लड़की का खर्च हो, महिला को देखिए कि कितनी परेशानी के बाद कोई महिला उस एग्जामिनेशन सेंटर पर जाती है, एग्जाम दे पाती है। मैंने बहुत करीब से इस दर्द को देखा है, इस प्रॉब्लम को देखा है, घर वालों से लड़के अपने ससुराल वालों से बातचीत करके लड़कियां महिलाएं एग्जामिनेशन देने आती है और पता चलता है एक विद्यार्थी को एग्जामिनेशन देने का खर्च कम से कम 2 या 3 हजार रुपए, और यदि UGC नेट पुनः उसको कंडक्ट करवाती है तो वो 2 या 3 या 4 हजार रुपया पुनः उस परिवार को उस एवज में देना पड़ेगा, नेट एग्जाम के लिए देना पड़ेगा। अब बात यह है कि इस 2 या 3 हजार रुपये का जो खर्च है हो सकता है जो नौकरी पेशा के लोग हैं या जो अच्छे आर्थिक रूप से समृद्ध है उसके लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन दूर दराज की महिलाएं, OBC महिलाएं, OBC लड़कियां, दलित लड़कियां, आदिवासी लड़कियां जो बहुत मुश्किल से फॉर्म भरती है, एग्जामिनेशन देने जाती है, उसके लिए हमें सोचना चाहिए, उसकी दिक्कत को समझना चाहिए और आने वाले दिनों में परीक्षाओं में इस तरीके की कोई गलती ना हो, इसके लिए शिक्षा मंत्री को, शिक्षा मंत्रालय को, हमारे प्रधानमंत्री को इसके लिए संज्ञान लेने की जरूरत है, संज्ञान इसके लिए लेना चाहिए। मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब हम BPSC पर बात कर रहे हैं तो आरक्षण के साथ साथ इन मुद्दों पर भी, जो कि अभी संसद में भी मुझे लगता है कि ज्वलंत मुद्दे के रूप में आएगा, कई सारे संगठन है जो इसको लेकर के लगातार बातचीत कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इस पर बातचीत करने की जरूरत है। दूसरा एक मुद्दा है जो कि आज के इस कन्वेंशन का है कि कास्ट सेंसस बिल्कुल होना चाहिए और एक महिला होने के नाते मुझे इसकी और ज्यादा जरूरत महसूस होती है। वो जरूरत इसलिए भी महसूस होती है क्योंकि आप जब जानते हैं कि पिछला जो हमारा लोकसभा का सत्र था उसमें महिला विधेयक पास किया गया, नारी वंदन अधिनियम जिसको महिला आरक्षण के रूप में देख सकते हैं उसको पास किया गया। वह आरक्षण तब तक पूरी तरीके से लागू नहीं हो सकता है जब तक जाति जनगणना न हो। परिसीमन आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक जाति जनगणना नहीं होगी आप यह बात नहीं देख पाएंगे कि OBC महिलाएं कितनी है, SC महिलाएं कितनी है, दलित महिलाएं कितनी है, ST कैटेगरी की महिलाएं कितनी है। और हमारी यह मांग यह भी है हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे सांसद महोदय श्री गिरिधारी यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं कि लगातार कई पार्टियों की डिमांड रही है कि महिला आरक्षण की जब बात होती है तो उसमें कोटा विदिन कोटा की बात हो। जब तक आप कोटा विदिन कोटा की बात नहीं करेंगे, महिला आरक्षण भी एक मुकम्मल आरक्षण के रूप में हम उसको नहीं देख सकते हैं। और हम जानते हैं कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद किस तरीके की कौन सी महिलाएं आएंगी राजनीति में, यह हम लोग सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एक हमारी यह मांग है कि महिला आरक्षण यदि आप आएंगे तो हम उसको आधे अधूरे रूप में देख रहे हैं, आप इसको मुकम्मल करने के लिए कोटा विदिन कोटा जरूर करें और इस दिशा में आप काम करें। तीसरा जो मेरा बिंदु है वह बिंदु है कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कई सारे महान विभूतियों को भारत रत्न दिया गया और उसमें से एक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भी दिया गया। हम लोग जानते हैं कि बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का क्या योगदान है। OBC और पिछड़े समाज के लिए कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया उसको बिहार नहीं भुला सकता है और बिहार ही नहीं पूरा देश नहीं भुला सकता है। जिस तरीके से, जितनी जद्दोजहद के साथ, जितने संघर्ष के साथ उन्होंने पूरे OBC समुदाय को आगे लाने का काम किया, उनके लिए बहुत तरीके के जो उन्होंने दरवाजे खोले, हम उनको सलाम पेश करते हैं इस मंच से। और जब हम कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, उनको भारत रत्न देने की बात करते हैं, तो जरूर ये बात है कि बहुत लेट से उन्हें
डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया वह इस देश में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उसको भुला नहीं सकते। और आज इस कन्वेंशन के माध्यम से मैं एसएमटी और सत्यशोधक अंतर्राष्ट्रीय के मार्ग को ये बात कहना चाहती हूँ कि देश भर के स्तर पर हम लोग एक सिग्नेचर कैंपेन करवाएं जिसमें हमारा मुद्दा हो कि वीपी सिंह को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जब हम वीपी सिंह को भारत रत्न दिए जाने की बात कर रहे हैं तो हम ये कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। मुझे याद आता है कि अब यूट्यूब का जमाना है तो बहुत सारे क्लिप्स हम लोग रील्स के माध्यम से हमें मोबाइल पर दिखता है। तो सामाजिक न्याय के मसीहा श्री लालू प्रसाद जी का एक रील के रूप में आप उसको देख पाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बहुत सामाजिक न्याय की वो बात करते हैं और बहुत जुड़ी उनका एक अनोखा अंदाज है बातचीत करने का। तो वो एक अलग अंदाज में कहते हैं कि धरती धन बट के रहेगा, अपना अपना छोड़ो। इस बात को कहने के पीछे उनका ये मकसद है कि भूमि दान करने की बात सब कहते हैं, भूमि का या धन का एक खास तरीके का बंटवारा हो उसकी बात तो सब कहते हैं, लेकिन सब कहते हैं कि मेरे घर में नहीं, मतलब भगत सिंह पैदा हो तो बगल के घर में। ठीक उसी तरीके की बात जुटिल अंदाज में लालू जी कहते हैं कि धरती धन बट के रहेगा, अपना अपना छोड़ के। और हम देखते हैं कि माननीय वीपी सिंह जी कि जब हम पूरे जीवन काल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक ऊंची जाति से आते थे, राजपूत घराने से थे, जमींदार फैमिली से थे, बहुत संपत्ति थी उनके पास। और जब विनोबा भावे का खूनाल आंदोलन चल रहा था तो उसमें उन्होंने अपनी जो जमीन थी, जो उसके पास जमीन का हिस्सा था, उसमें से ज्यादातर बहुत सारी जमीन का हिस्सा उन्होंने दान कर दिया था। तो हम देखते हैं कि संचय करने की प्रवृत्ति जो है वो हमें वीपी सिंह में नहीं दिखता है, चाहे वो संचय धन का हो, चाहे वो संचय भूमि का हो, धरती का हो। तो इस तरीके का जो सेक्रीफाइस करने का, इस तरीके का जो धन या धरती से जो मोह जिसको नहीं है, वो सही मायने में हमारे लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। धन तो छोड़ा ही, धरती तो छोड़ा ही, उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी उन्होंने आरक्षण देने के एवज में उनको कहा जाता है कि छोड़ना पड़ा। तो ऐसे जो नेता थे, ऐसे जो सामाजिक सुधार के लोग थे, मैं उनको सैल्यूट पेश करती हूँ। और कोई एक वक्ता कहते थे कि ऐसा नहीं है कि हम केवल किसी खास जाति को अपना आइडल मानते हैं, किसी खास जाति की बात नहीं है, बात है कि उस मानसिकता को हम किस तरीके से देखते हैं। बात है कि कोई एक विचारधारा है, उस विचारधारा में दलित का कहाँ स्पेस है, ओबीसी का कहाँ स्पेस है, आदिवासी का कहाँ स्पेस है, मुस्लिम का कहाँ स्पेस है। इस बात को जो जितने सटल तरीके से रख सकता है, हम उसको अपने जगह देते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं, अपनी किताब के रैक में उनको जगह देते हैं और अपने भाषणों में उनका जिक्र करते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों से यही आग्रह है कि एक बड़े पैमाने पर एक कैंपेन किया जाए, सिग्नेचर कैंपेन किया जाए। और सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से हम लोग सिग्नेचर कैंपेन हमारे माननीय जो सांसद है, बांका के सांसद है श्री गिरिराज यादव जी, हम उनको सौंपे और वो हमारी आवाज को संसद में एक बुलंद आवाज की तरह रखे। और सिग्नेचर कैंपेन करके उनको दे और वो इस बात को संसद के अंदर रखे कि माननीय वीपी सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। और सच्ची मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि कभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन एक बात है कि इस देश की जो आबादी है, इस देश की जो जनता है और ये देश क्या चाह रहा है, यह भी हमारे लोकतंत्र में देखने की जरूरत है। और यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं
गरीबों के लिए काम करते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं, पिछड़े समाज के लिए काम करते हैं, तो एक ऊंची जाति के नेता, एक ऊंची जाति के प्रधानमंत्री जिन्होंने जिस तरीके से काम किया उसको चिन्हित करने की जरूरत है और उनको उचित सम्मान देने की भी जरूरत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।